हेलो फ्रेंड्स, एवीएफएम के मॉड्यूल ए के क्विक रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉड्यूल ए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपके एवीएफएम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों मॉड्यूल ए में आपके सिलेबस में थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, एक या दो न्यूमेरिकल है जो कि मैं आपको बता दूंगा। एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, बुलेट फॉर्मेट में ये कंटेंट है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपको सभी कंटेंट को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे, सिंपल भाषा में रिवाइज कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए, सबसे पहले बैंकिंग तो इंडिया है, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम का कोर और मैनेजमेंट उसका इंजन, राइट। तो बैंकिंग जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कोर माना जाता है और मैनेजमेंट उसका इंजन माना जाता है। सिंपल ऑर्गेनाइजिंग, टीम वर्क और एंटरप्रेन्योर स्किल का परफेक्ट मिक्स है। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग, एंटरप्रेन्योर स्किल और टीम वर्क, इन तीनों का परफेक्ट मिक्स है। फिर हेनरी फेयोल ने बताया कि 6 ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, ठीक है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट से एफिशिएंसी का नया मॉडल बना, राइट। तो ये याद रखिएगा, हेनरी फेयोल का 6 ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखिए पीटर ड्रकर की बात करें तो पीटर ड्रकर मैनेजमेंट के मास्टर टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिस को डिफाइन किए। तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम मैंने अभी आपको बताया, हेनरी फेयोल 6 ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट और पीटर ड्रकर मैनेजमेंट, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब दोस्तों मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करें तो मैनेजमेंट एक सोशल और कंटिन्यूस प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसका काम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के फंक्शन को बैलेंस करना है। यह हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, साइज डज नॉट मैटर। अब देखिए उसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब कि फ्यूचर के गोल डिसाइड करना और उन्हें मॉनिटर करते रहना। फ्यूचर का गोल आपने डिसाइड किया कि ये हमारा फ्यूचर गोल है और फिर उसे मॉनिटर करना, ये पहला चीज़ आता है प्लानिंग में। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर बनाना, राइट। और जैसे कि पीपल हो गया, मटेरियल हो गया और कैपिटल हो गया, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड आता है हमारा टास्क, राइट। टास्क भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कि राइट टैलेंट हायर करना, ट्रेन करना और मोटिवेट करना। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हमारा क्या होता है, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन से टीम को गाइड करना। तो लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सुपरविजन है, ये सब के सब हमारे डायरेक्टिंग का पार्ट है। और फाइनली आता है कंट्रोलिंग, यानी एरर को डिटेक्ट करके डेविएशन करेक्ट करना। तो मॉनिटर कीजिए, कंपेयर कीजिए, डेविएशन को करेक्ट कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो देखिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंट्रोल रखता है, फिर रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। फिर आप देख सकते हैं चेंज मैनेजमेंट, चेंज को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ह्यूमन, मटेरियल, कैपिटल, तीनों का रोल होता है रिसोर्स के डेवलपमेंट में। मोरल बूस्ट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, मोटिवेशन, सुपरविजन, ये सब के सब प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों कुछ स्कूल्स की बात करते हैं। तो मोटिवेशन थ्योरी की बात करें तो मास्लो के नीड हायरार्की के हिसाब से जब नीड अनमेट होते हैं तभी एक्शन होता है। और मैग्रीगर ने थ्योरी एक्स और वाई से बता दिया कि राइट इन्वायरमेंट में लोग नेचुरल और क्रिएटिव काम करते हैं। अब थोड़ा मैं आपको क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बताया ना, हाँ, मास्लो का जो नीड हायरार्की था उसके अनुसार क्या था कि जब नीड हमारे अनमेट होते हैं, जब हमारे अनसेटिस्फाइड नीड होते हैं तभी एक्शन होता है। और मैग्रीगर का जो थ्योरी था उसमें एक्स और वाई है सॉरी फ्रेंड्स। तो थ्योरी एक्स और वाई से बता दिया कि राइट इन्वायरमेंट में लोग नेचुरल और क्रिएटिव काम करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग एडवांस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की। ओके, यहाँ पे कुछ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लासिकल, और यहाँ पे बात की जा रही है क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल की। तो ये इंटीग्रेटेड है, सेंट्रलाइज है, और इसका फोकस जैसे क्लासिकल और इसमें क्या है, सेंट्रलाइज और प्रोडक्शन फोकस है इसका। और बिहेवियरल, तो इसमें एम्प्लॉय जो कई कंटिन्यूटी को एज्यूम किया जाता है, इक्वल जॉब वेटेज दिया जाता है, अकाउंटिंग बेस्ड होता है। यदि न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल की बात करें तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन और टीम वर्क पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ लिखा है ना, ह्यूमन फोकस, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारी क्लासिकल थ्योरी में और न्यू क्लासिकल थ्योरी में।
अच्छा, आपको मैकग्रेगर का 2 थ्योरी पता ही होगा। एक्स वाले जो लोग होते हैं वो लेजी होते हैं, वर्क को अवॉइड करते हैं, और वाई वाला थ्योरी कहता है कि वर्क जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक आपको पता होना चाहिए मोटिवेशन हाइजीन 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें कुछ मोटिवेटर होते हैं, कुछ हाइजीन होते हैं। जैसे कि आप मोटिवेटर के रूप में देख सकते हैं कि हमारे पास चैलेंजिंग वर्क है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब मोटिवेटर के रूप में काम करते हैं, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। और एक हाइजीन यानी जॉब सिक्योरिटी या सैलरी या न्यूट्रल होता है, और यदि इनका एब्सेंस रहे तो वो डिमोटिवेट करेगा। हाइजीन तो हाइजीन ना हो तो हमें डिमोटिवेट करता है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिव स्कूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव स्कूल में इसका फोकस है मॉडल्स पे, डेटा पे और एनालिसिस पे। इसमें एम्पिरिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेरिमेंट और क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव टूल के अंदर, राइट। और उसके बाद सिस्टम स्कूल एक ओपन सिस्टम होता है जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और एक होता है कंटिजेंसी स्कूल जो कि सिचुएशनल अप्रोच है, लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, इसीलिए नाम रखा गया है इसका सिचुएशन स्कूल। देखिए क्वांटिटेटिव स्कूल समझ लीजिए, सिस्टम स्कूल समझ लीजिए और कॉन्टिजेंसी स्कूल समझ लीजिए। यदि हम TQM की बात करें जो कि होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो TQM का अल्टीमेट गोल है हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, और इसका ऑरिजिन हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वार 2 इन जापान। ठीक है, और दोस्तों कुछ कंट्रीब्यूटर का मैं आपको नाम बताता हूँ, डेमिंग और क्रॉसबाय। अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो इसका की एलिमेंट क्या है कि जो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है उससे क्या होता है कि उससे क्या करेंगे, कोई भी इशूज़ है उसको पहले ही आप रोक लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे। ये सबसे बड़ा की एलिमेंट है इसका। इसमें क्या है, दूसरा की एलिमेंट क्या है कि कस्टमर फोकस, ताकि उनके नीड को फुलफिल करें। स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि हम इंडस्ट्री बेंचमार्क, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बेंचमार्क। कंटिन्यूस मॉनिटर करना इंप्रूवमेंट के लिए। ये सब के सब की एलिमेंट्स है। फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ताकि इशू को हम लोग पहले प्रिवेंट कर सकें। कस्टमर फोकस, ताकि उनके नीड्स को फुलफिल कर सकें। स्टैंडर्डाइज करना इंडस्ट्री के बेंचमार्क के हिसाब से, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे डेमिंग का प्रिंसिपल आता है। डेमिंग का नाम याद रखिए और क्रॉसबाय का नाम याद रखिए। तो डेमिंग और क्रॉसबाय ने यह अप्रोच पॉपुलर बनाई थी विद फोकस ऑन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो ये 2 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट होना है, मॉनिटर करना है, इंप्रूव होना है, और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ट्रेलर था मैनेजमेंट वर्ल्ड का, राइट। आपको ये कंटेंट यदि पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा बात करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका क्या होता है कि एम्प्लॉय प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, ये ग्रोथ को फॉस्टर करता है। पीटर सिंह ये थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। और इसमें क्या कंसेप्ट आता है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आता है पर्सनल मास्टरी, शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, टीम लर्निंग, सिस्टम थिंकिंग। अब देखिए मैनेजमेंट के मेन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। कुछ मॉडल्स की बात की जा रही है और ये मॉडल्स बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। देखिए एक होता है हमारा कंसल्टिंग मॉडल जिसने IBM ने अडॉप्ट किया है। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट ऑपरेशन है उसको सही करने का, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग कंसल्टिंग मॉडल। फिर एक मॉडल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि एंट्री प्राइस बहुत कम होता है, अपसेलिंग का चांस रहता है, जैसे GM जिलेट वाला। फिर आता है हमारा मल्टी कंपोनेंट आता है जिसके अंदर चीप बेस होते हैं, प्रॉफिट होता है रिफिल होने पर, जैसे जिलेट वाला एग्जांपल है। फिर एक आता है ऐड मॉडल, जैसे यूट्यूब, फ्री प्रोडक्ट ऐड रेवेन्यू, ऐड से रेवेन्यू होता है। स्विच बोर्ड मॉडल, बायर सेलर लिंक होता है, जैसे अमेजॉन। तो ये सब मॉडल पूछा जाता है कि कौन सा मॉडल का एक एग्जांपल बता दो। तो कंसल्टिंग मॉडल का एग्जांपल है IBM, प्रॉफिट पिरामिड का मॉडल है GM, मल्टी कंपोनेंट का एग्जांपल है जिलेट, ऐड मॉडल का एग्जांपल है यूट्यूब, स्विच बोर्ड का एग्जांपल है अमेजॉन। उसके बाद आता है हमारा टाइम मॉडल में क्या होता है R&D, ये पायनियर एडवांटेज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एफिशिएंसी की बात करें तो वॉलमार्ट, लो कॉस्ट मास मार्केट। ब्लॉकबस्टर की बात करें तो फार्मास्यूटिकल, ये पेटेंट प्रोटेक्टेड है। कुछ एडवांस मॉडल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट मल्टीप्लायर एक मॉडल है जिसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप डिज्नी ले सकते हैं। फिर एक आता है हमारा एंटरप्रेन्योर मॉडल की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें नाइके आता है, फास्ट ग्रोथ होता है, जैसे कि टाटा 1mg है ना, ये हमारा एंटरप्रेन्योर मॉडल है। तो देखिए कुछ हमारे सिंपल मॉडल है, कुछ एडवांस मॉडल हैं। ये आप भी कंसल्टिंग, प्रॉफिट पिरामिड, यहाँ देखिए प्रॉफिट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये डिज्नी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की ओवरव्यू की। देखिए दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या है कि डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, हम डिसीजन ले रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए। इसके एलिमेंट की बात करें तो स्कैनिंग, फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये सब इसके एलिमेंट्स होते हैं। इसमें की कंसेप्ट आता है मिशन, विजन, क्लाइंटे, रिसोर्सेज।
अब सवाल है कि प्लान और स्ट्रेटजी में क्या अंतर है। प्लान क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, रिजिड होता है, एडहेरेंस को ट्रैक करता है। स्ट्रेटजी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है। ये डिफरेंस है। यदि हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो एक होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी, ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट, यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। दूसरा स्ट्रेटजी आता है हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी जो होता है वो क्या करता है दोस्तों, बिजनेस स्ट्रेटजी डिफरेंशिएशन यानी कि कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव, दो चीज़ पे फोकस करता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव में डिफरेंशिएशन एज प्रोवाइड करेगा, एलियंस ग्लोबल रीच प्रोवाइड करेगा, राइट। और फिर एक आता है फर्स्ट स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रेटजी में जैसे HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट करते हैं। तो प्लान और स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, स्ट्रेटजी के टाइप्स क्लियर हुए आपको। प्लान स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो होता है जिसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ और रिटेंचमेंट का ओवरऑल डायरेक्शन होता है। बिजनेस स्ट्रेटजी में नाम से ही क्लियर है, बिजनेस और यूनिट पे फोकस होता है इनका। एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, एक कॉपरेटिव स्ट्रेटजी होता है, और एक फंक्शनल स्ट्रेटजी यानी फंक्शनल एरिया जैसे कि HR और मार्केटिंग में काम आता है। यदि हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आता है स्कैनिंग। तो इसमें इंटरनल में हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा जाता है और एक्सटर्नल में हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखा जाता है। स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन के बारे में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम मिशन विजन को डिफाइन करेंगे, फिर कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल स्ट्रेटजी का सिलेक्शन होगा कि कौन सा स्ट्रेटजी को सेलेक्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैंने आपको समझा दिया है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहाँ लगता है, बिजनेस स्ट्रेटजी कहाँ लगता है, फंक्शनल स्ट्रेटजी कहाँ लगता है। यदि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फेजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि बजटरी प्लानिंग होता है, मतलब कि हम एनुअल प्लान बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉरकास्ट बेस्ड होता है, मतलब 3 से 5 साल का फोरकास्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म डेटा। और फाइनली आता है हमारा एक्सटर्नली ओरिएंटेड यानी 5 ईयर प्लान होता है जिसके अंदर कंसल्टेंट और टॉप मैनेजमेंट दोनों होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कि विजन हमारा क्लियर है और क्रिटिकल फोकस होता है और ये डायनेमिक को अडेप्ट करता है। यदि हम प्लानिंग के फंडामेंटल की बात करें दोस्तों तो देखिए इसका पर्पज़ है कि हम गोल को अचीव करें प्री टास्क एनालिसिस से, राइट, और रिस्क इवैल्यूएशन से। हमारे पास जो भी गोल है उसको हम अचीव कर रहे हैं एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस से और प्री टास्क एनालिसिस से, है ना। और देखिए इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहले हम अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करेंगे, राइट, आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अपॉर्चुनिटी को, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, क्लियर गोल सेट करेंगे, फिर उसके बाद आता है कि हम फॉरकास्ट करेंगे पॉलिसीज़ को। अल्टरनेटिव्स की बात करें तो हम लोग मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे, इवैल्यूएशन के अंदर ऑप्शंस को कंपेयर किया जाएगा, सिलेक्शन में बेस्ट फिट प्लान को सेलेक्ट किया जाएगा और डेरिवेटिव प्लान में सपोर्ट के लिए सब प्लान बनाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि गोल क्रिएशन का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन में इसका एफिशिएंट फोकस होना। देखिए प्लानिंग का इंपॉर्टेंस आप यहाँ दे सकते हैं, अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क को कम करेगा ये, है ना, एफिशिएंसी यानी कि कैओस को प्रिवेंट करेगा, इनोवेशन यानी कि क्रिएटिविटी को ड्राइव करेगा। ये सब के सब इंपॉर्टेंस है प्लानिंग के, गोल क्रिएशन, डायरेक्शन, अनसर्टेनिटी, एफिशिएंसी, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, फिर स्मार्ट गोल सिनर्जी। तो एडवांटेज क्या होता है कि डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी बढ़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सब तो एडवांटेज हमने बात की और इसके डिसएडवांटेज की बात हम लोग अगली स्लाइड में कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन में कभी कभी डिलेज आती हैं, फिर फॉल्स सिक्योरिटी होना, फिर कभी कभी क्या होता है एडेप्टेबिलिटी में लिमिट्स आ जाता है, राइट, लिमिट्स एडेप्टेबिलिटी, और एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। ये सब इसके डिमेरिट्स में आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग MBO की बात करते हैं जो कि होता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO क्या है दोस्तों, MBO एक प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय मिलकर गोल सेट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोग्रेस ट्रैक होता है और एंड में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है, राइट। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, MBO का मतलब क्या होता है। MBO का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय मिलकर गोल सेट किए, उसे ट्रैक किए, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोग्रेस ट्रैक होता है और एंड में परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है। पीटर ड्रकर नाम याद रखिएगा। सेट ऑर्गेनाइजेशन गोल, डिस्कशन सेट एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, मॉनिटर प्रोग्रेस। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल डिसाइड होता है, फिर एम्प्लॉय के साथ बैठकर उन्हें ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज किए जाते हैं, हर स्टेप का प्रोग्रेस मॉनिटर किया जाता है, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है और फीडबैक दिया जाता है और सबसे लास्ट में जो है अप्रेजल होती है, राइट। ये सबसे बड़ा लास्ट का काम है, कंडक्ट अप्रेजल। अब MBO की लिमिटेशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि MBO के बेनिफिट्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए इससे कुछ फ़ायदे और कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि गोल बिल्कुल क्लियर होते हैं, उसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड होती है। और डिसएडवांटेज क्या है हमारा, MBO का डिसएडवांटेज है कि बहुत टाइम लगता है और टीम पे डिपेंडेंट होता है ना। ये बहुत बड़ा दिक्कत है कि टाइम टेकिंग है, टाइम इंटेंसिव है और टीम वर्क पे डिपेंडेंट होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद और
गोल पुराने हो गए तो क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है ना। और फिर रिवार्ड पे ज़्यादा फोकस होता है, एप्रिसिएशन थोड़ा कम होता है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है एमबीओ के। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत टाइम लगता है, टीम पे डिपेंडेंट होता है। अगर गोल पुराने हो गए तो क्रिएटिविटी समाप्त हो सकती है, और रिवार्ड पे ज़्यादा फोकस होता है, एप्रिसिएशन थोड़ा कम मिलता है। प्लानिंग के की कंपोनेंट की बात करें, देखिए प्लानिंग के बिना मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है। प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्टिव, यानी हम क्या अचीव करना चाहते हैं। पॉलिसीज, कैसे काम कैसे करेंगे। बजट मतलब कि रिसोर्सेज कैसे यूज करेंगे। फिर आता है हमारा सोट आप जानते होंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट होता है। टाइम स्केड्यूल, मैनेजमेंट, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने मिशन और विजन को कभी मत भूलिए, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है कि स्टडीज़ इंटरनल एक्सटर्नल परफॉर्मेंस फैक्टर। इसमें इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो जो आप हम लिखते हैं ना SWOT, SW इंटरनल हो गया, OT हमारा एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। इसका स्टेप क्या होता है एनालिसिस का, पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर स्कैन कीजिए, फिर एनालाइज कीजिए, फिर फोरकास्ट कीजिए। आइडेंटिफाई, स्कैन, एनालाइज एंड देन फोरकास्ट, दिस इज द स्टेप, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पेस्टल एनालिसिस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस पेस्टल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस टूल एंड देन आफ्टर स्टेप्स एंड प्लानिंग। ओके फाइन। देखिए पेस्टल एनालिसिस का पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या होता है। लेट्स सी द फुल फॉर्म ऑफ दिस। इसका होता क्या है कि ये हमारे एक्सटर्नल इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करेगा, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। इसका स्टेप क्या है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर कैटेगराइज कीजिए, फिर एनालाइज कीजिए और फाइनली कंक्लूड कीजिए। आइडेंटिफाई, कैटेगराइज, एनालाइज एंड देन कंक्लूड। एडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंसाइटफुल है और डेवलपमेंट अवेयर है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल में पी होता है पॉलिटिकल, जिसमें लॉस, टैरिफ, करप्शन, स्टेबिलिटी ये सब आते हैं। ई होता है इकोनॉमिकल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल, लोकल ट्रेंड। एस होता है हमारा सोशियो कल्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, डेमोग्राफी, कल्चर, इसके अंदर आते हैं। टी होता है टेक्नोलॉजिकल, कॉस्ट कटिंग, क्वालिटी, रिमोट वर्क, इनोवेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। एल, फिर उसके बाद हमारा टी के बाद एल होता है लीगल फैक्टर, जैसे लॉज एंड रेगुलेशन। फिर ई से होता है हमारा इन्वायरमेंट, जिसमें ऑनलाइन टूल जो कि हमारे फुटप्रिंट को कम करते हैं। अब यदि हम इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात करें तो एक कुछ हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फंडिंग, कैपिटल अवेलेबिलिटी। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वाले रिसोर्स एनालिसिस होता है, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक नेटवर्क, राइट। तो ये तीन चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद स्ट्रेटजिक एसेट होता है, रॉ मटेरियल का एक्सेस होना, लोकेशन एडवांटेज, रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस, एक्सटर्नल नेटवर्क, रिलेशनशिप विद सप्लायर, कंज्यूमर, कस्टमर, गवर्नमेंट, इंटेंजिबल के अंदर ब्रांड, गुडविल, रेपुटेशन। तो इंटरनल एनालिसिस का पॉइंट तो हमने देख लिया कि ये सभी चीज़ें एनालिसिस करनी है। फिजिकल रिसोर्स करना है, फाइनेंशियल रिसोर्स देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, स्ट्रेटजिक एसेट देखनी है, एक्सटर्नल नेटवर्क देखनी है। अब टूल्स क्या क्या है, तो सबसे पहला टूल्स है हमारे पास गैप एनालिसिस, यानी इसके थ्रू हम लोग वीकनेस को देख सकते हैं, परफॉर्मेंस गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लानिंग प्रीमाइसेस एंड कंस्ट्रेंट, यानी आप एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर को कंसीडर कीजिए, जैसे पॉपुलेशन ट्रेंड की रिक्वायरमेंट है, पॉलिसीज जैसे चाहिए, रिसोर्सेज जैसे चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। प्लानिंग के स्टेप की बात करें तो हमें देखना है कि एक्शन लेने की ज़रूरत क्या है। रेलेवेंट डेटा को गैदर कीजिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव और गोल को डिफाइन कीजिए, एक्शन को कंपेयर कीजिए एजम्पशन के साथ, एनालाइज कीजिए रूटीन को, सेलेक्ट कीजिए बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान को, और फिर जो चूजन प्लान आपने सेलेक्ट किया है उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अब देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव। पहला होता है फाइनेंशियल, जिसके अंदर कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रेक इवन पॉलिसी, ये सभी आते हैं। फिर आता है हमारा मार्केट, मार्केट में क्या होता है, सेल्स पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, ये सब मार्केट वाले पार्ट में आते हैं। देन कम्स कॉर्पोरेट फिट, अलाइनमेंट विथ हमारे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेंथ के साथ अलाइनमेंट है या नहीं है, ये सभी क्राइटेरिया होते हैं अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने के लिए। टाइमिंग और इंट्यूशन, यानी फेजिबिलिटी और सक्सेस लाइक्लीहुड, ये भी चेक किया जाता है, राइट। उसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग कंटिजेंसी प्लानिंग की, तो कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होता है दोस्तों कि बैकअप होता है हमारे डेविएशन के लिए। एक तरह से मान लीजिए डेविएट हो गया तो बैकअप के काम के रूप में काम करता है। इसका पर्पज़ है कि रिस्क को हम कम कर सकें। इसके अप्रोचेस की बात करें तो रिस्क रिडक्शन में आप इन्वेस्ट कीजिए, जो ट्रिगर इवेंट है और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट है उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, आखिर कौन से इवेंट है जो ट्रिगर कर सकते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फिर बात करें फोरकास्टिंग की, तो फोरकास्टिंग का डेफिनेशन ही होता है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कीजिए पास्ट डेटा के माध्यम से। इसके की पॉइंट्स में डिसीजन मेकिंग प्रीमाइसेस,
क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज और स्टैटिस्टिकल मेथड, ये सब के सब आते हैं। यदि फोरकास्ट के टाइप्स की बात करें तो एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट जो कि 3 से 5 साल के लिए होता है, इसमें एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये सब के सब आते हैं। एक होता है मीडियम फोरकास्ट जो कि हमारे बहुत कम जिसमें ऑपरेशन और बजटिंग आता है, और एक शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है जो 1 से लेकर 6 महीना के लिए होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटस चेक और क्विक एक्शन सिनेरियो, ये 3 चीज़ें शॉर्ट टर्म फोरकास्ट में आते हैं। अब थोड़ा मैं आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। देखिए, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होता है क्योंकि टेक कॉम्प्लेक्स होता है और अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होता है, पेबल्स और रिसेबल को समझना डिफिकल्टी आती है। अब थोड़ा डिसीजन मेकिंग की बात कर लें। देखिए, डिसीजन मेकिंग होता क्या है कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, उनमें से आप एक एक्शन को सेलेक्ट कीजिए, ये होता है डिसीजन मेकिंग। इसके लिए आपको रैशनल और सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होता है। यहाँ पे हायरार्की की बात की जाए तो हायरार्की में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट जो है ऑपरेशनल डिसीजन लेता है। यदि ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसका एडवांटेज है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ईजियर इम्प्लीमेंटेशन और टीम स्पिरिट का बूस्ट होना। ये सब एडवांटेज है हमारे ग्रुप डिसीजन मेकिंग के, राइट। और डिसएडवांटेज क्या है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के, टाइम इंटेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, और फिर एक और डिसएडवांटेज है कि हमारा इन डिसीजन का रिस्क होना। डिसीजन मेकिंग कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है सर्टेनिटी, यानी आपका आउटकम जो है नोन, एग्जैक्ट आउटकम नोन, ये बहुत रेयर चांस होता है, हमको एग्जैक्ट आउटकम पता नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप डिसीजन ले रहे हैं, आउटकम पता है क्या, एग्जैक्ट तो नहीं पता है क्या होगा। हाँ, फिर दूसरी बात है रिस्क, हमारे पास यदि पार्शियल इन्फो है, हमारे पास अधूरी जानकारी है तो रिस्क तो होता ही है। तो आउटकम को एस्टिमेट किया जाता है डेटा बेस्ड पे, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ऑन डेटा, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कर रही है, फिर अनसर्टेनिटी पे, है ना, अनसर्टेनिटी भी होती है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी आप असाइन नहीं कर सकते। अब देखिए, डिसीजन मेकिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। इसके डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉब्लम को आप करेक्टली आइडेंटिफाई कीजिए, आखिर प्रॉब्लम क्या है, फिर फैक्ट बेस्ड डिसीजन लीजिए, आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए कि क्या फैक्ट बेस्ड क्या है, फिर आइडेंटिटी देखिए, ये सब व्यू पॉइंट्स को ओपन कीजिए, सारे व्यू पॉइंट्स को ओपनली आप देखिए, कंसीडर कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। फिर आता है फंडामेंटल को ऑर्गेनाइज करना, यानी एफिशिएंट अथॉरिटी रिलेशनशिप एंड रिसोर्सेज ग्रुपिंग, 2 चीज़ें हैं। आप सही तरीके से ग्रुपिंग कीजिए रिसोर्सेज का, और अथॉरिटी रिलेशनशिप आपका एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फिर बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले एफिशिएंसी, जिसके अंदर एक्सपर्टाइज ग्रुप आती है। दूसरी आती है रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी रोल को स्किल के साथ मैच करना। फिर आता है एक्सपर्टाइज, यानी जो टास्क को सब डिवाइड करेंगे तो स्पीड बढ़ता है। फिर आता है कम्युनिकेशन यानी कि कोलैबोरेशन हमारा बूस्ट होता है। फाइनली कम्स ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि हमारे ऑपरेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, इसी को आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। देन कम्स एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि आप ग्रोथ वर्सेस लेबर डिवीजन, है ना, ग्रोथ रिसोर्सेज प्लस लेबर डिवीजन तो ग्रोथ होगा। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेजेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग की स्टेजेस में सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का स्टेजेस सिंपल है, गोल और प्लान को रिव्यू करना है, ठीक है। उसके बाद हमें टास्क को आइडेंटिफाई करें, यानी काम क्या करना है। फिर देखना है कि सिमिलर टास्क को हम ग्रुप करेंगे, यानी टीम वर्क बनाओ। फिर अथॉरिटी को डिलीगेट करना, यानी राइट पर्सन को राइट पावर दो। एक हायरार्की डिज़ाइन करो, यानी सबका रोल क्लियर होना चाहिए। और फाइनली ये स्टेप फॉलो करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होने का, क्लियर ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है। तो मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे हम लोग, ओके। तो देखिए, सबसे पहला है कि क्लियर रोल और टीम वर्क होना चाहिए। डेलीगेशन में बात बताया जा रहा है कि टास्क और अथॉरिटी टू एम्प्लॉय, यदि पुअर ऑर्गेनाइजिंग है तो कन्फ्यूजन होगा, लो आउटपुट मिलेगा। स्टेप्स क्या होता है, प्लान को रिव्यू कीजिए, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, ग्रुप को यूनिट्स में बांटिए, ड्यूटी सबको असाइन कीजिए और फिर हायरार्की डिफाइन कीजिए। प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए, यदि ऑर्गेनाइजिंग हमारा क्लियर होगा ना तो गुड ऑर्गेनाइजिंग का आउटकम होता है टीम वर्क और क्लियर रोल। जैसे यहाँ देखिए, नया लिखा जा रहा है, यदि आपका ऑर्गेनाइजिंग सही अच्छा से होगा तो आपका क्लियर रोल होगा, टीम वर्क होगा। और अगर पुअर ऑर्गेनाइजिंग हुआ तो बस कन्फ्यूजन और लो प्रोडक्टिविटी मिलेगी। इसलिए इंपॉर्टेंस है कि सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहला आता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है हमें। पहला है क्या कि गोल के साथ अलाइनमेंट जरूरी है, टास्क को स्पेशलाइज कीजिए, इसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए। फिर है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करना। और फिर आता है सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी पे फोकस करना। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है
सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी, राइट। और उसके बाद ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमें स्पैन ऑफ कंट्रोल, बैलेंस यानी वर्कलोड और अथॉरिटी के बीच बैलेंस होना चाहिए, सीमलेस ऑपरेशन होना चाहिए, सिंगल टीम का गोल होना चाहिए जिसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, और एक होता है यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक वर्कर पे एक ही बॉस होना चाहिए, एक्सेप्शन फोकस ऑन की डेरिवेटिव, सिंप्लिसिटी को यूज़ कीजिए, कम्प्लेक्सिटी अवॉइड कीजिए, स्केलर यानी कि कमांड चेन एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। अब देखिए वर्क स्पेशलाइजेशन यानी टास्क को आप जॉब में डिवाइड कीजिए। इसका फ़ायदा क्या है, एक्सपर्टाइज प्रोडक्टिविटी का हेल्प मिलता है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आइसोलेशन भी होता है, मोनोटोनी भी आती है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर टू डिसाइड, एलोकेट रिसोर्स, इशू ऑर्डर, इसे कहते हैं अथॉरिटी। और चेन ऑफ कमांड क्या होता है, तो अथॉरिटी लाइन लिंकिंग एम्प्लॉय, राइट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, राइट। तो स्केलर प्रिंसिपल का मतलब होता है कि क्लियर टॉप टू बॉटम चेन यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का चेन क्लियर हो। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक एम्प्लॉय पे एक ही मैनेजर हो। डेलीगेशन का मतलब कि अपने टास्क और अथॉरिटी को असाइन कीजिए, दूसरे को दीजिए, अपने सबऑर्डिनेट को दीजिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है। वाइड का मतलब कि एक मैनेजर के अंदर बहुत बड़ा टीम हो, और नैरो का मतलब कि कुछ ही लोग डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, इससे फोकस बढ़ता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स की बात की जाए तो एक होता है सेंट्रलाइज, तो सेंट्रलाइज मतलब कि एक बंदा सब डिसीजन लेता है, क्लियर है लेकिन स्लो रिस्पांस होता है इसका, है ना। सेंट्रलाइज की बात करें तो एक ही बंदा एक ही डिसीजन जो है एक ही आदमी ले रहा है, इससे डिसीजन क्लियर होता है लेकिन रिस्पांस, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि स्लो रिस्पांस होता है, ठीक है। एक होता है हमारा डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि डिसीजन जो है अलग अलग लेवल पे होते हैं, फास्ट होते हैं लेकिन कभी कभी इनकन्सिस्टेंट होते हैं। प्रोज क्या है कि डिसीजन फास्ट होते हैं, लेकिन कॉन्स क्या है कि इनकन्सिस्टेंसी का शिकार बनते हैं, कॉस्ट ज़्यादा होता है, कोऑर्डिनेशन इशूज़ कभी कभी आते हैं, ठीक है। फिर एक आता है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, तो लाइन मैनेजर डायरेक्टली काम कराते हैं, स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइस देते हैं। तो देखिए लाइन मैनेजर डायरेक्टली काम कराते हैं और जो स्टाफ है वो स्पेशलिस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ये तो समझ में आ गया। इसका फीचर क्या है कि आपका फंक्शनल डिवीजन होता है, एडेप्टेबिलिटी होता है, कंट्रोल होता है। ये सबसे बड़ा खासियत है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका प्रोज क्या है, मैनेजर के लिए रिलीफ मिलता है, स्पेशलाइजेशन का हेल्प लेते हैं आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता है आपको। कॉन्स क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉस्टली, ये सब कॉन्स हैं। अब बात करें हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि कम डिपार्टमेंट में काम जो है डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है, हर एक्सपर्ट अपना काम एफिशिएंटली करता है। यानी आपने क्या किया, वर्क को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक एक्सपर्ट जो है वो अपने काम को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो कमिटी में सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, पार्टिसिपेटरी होता है लेकिन ये स्लो होता है, क्योंकि ग्रुप कोलैबोरेशन का बात है तो बेटर डिसीजन होता है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होता है, लेकिन कौन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, डिलेज, ये सब के सब स्लो होते हैं। ये कमिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो देखिए एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। एक होता है फॉर्मल यानी सब कुछ डिफाइंड होता है, क्लियर रोल होते हैं, कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन सोशल नीड को इग्नोर करता है। क्लियर टास्क, हार्मोनी, नो फंक्शन डुप्लीकेशन, लेकिन क्या करता है, सोशल नीड को इग्नोर करता है। ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आपको यदि इसके पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स का परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे कैप्सूल कोर्स के लिंक के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि नेचुरल सोशल नेटवर्क होते हैं, फास्ट होता है, देखिए लिखा है ना स्पॉन्टेनियस सोशल नेटवर्क। तो मैंने क्या बोला है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सब कुछ डिफाइन होता है, क्लियर रोल है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, लेकिन सोशल नीड को इग्नोर करता है। और इनफॉर्मल में क्या होता है कि हमारा नेचुरल सोशल नेटवर्क होते हैं, फास्ट होता है, सोशल होता है, बट कभी कभी रूमर्स क्रिएट करता है, राइट। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू ऑर्गेनाइजिंग के बेसिक का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स और मैनुअल्स के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स और मैनुअल की। चार्ट क्या होता है, व्हाट इज चार्ट। देखिए चार्ट होता है दोस्तों कि एक डायग्राम है जिसमें रोल, फंक्शन, अथॉरिटी दिखते हैं हमें। रोल, फंक्शन, अथॉरिटी एक डायग्राम में दिखते हैं, उसको चार्ट बोलते हैं। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल होता है दोस्तों पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फुल मैप होता है, राइट। तो इसको समझिए, डिटेल गोल होता है, पॉलिसीज़ होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, टास्क होते हैं, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट पिक्चर मिलता है आपको, फुल मैप मिलता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो एक उसमें आप देखिए कुछ नाम लिखा गया, जैसे मास्टर चार्ट है। अच्छा तो मास्टर चार्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट द इंटायर फॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फुल मैप मिलता है। एक होता है सप्लीमेंट्री चार्ट, यानी डिपार्टमेंट का कनेक्शन, किसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है, ये होता है हमारे सप्लीमेंट्री चार्ट में। तो यदि आपको फुल ऑर्गेनाइजेशन देखना है तो मास्टर चार्ट पे जाइए, और यदि आपको देखना है कि डिपार्टमेंट का कैटेगराइजेशन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप सप्लीमेंट्री चार्ट का हेल्प लीजिए। और फिर उसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है वर्टिकल चार्ट, जिसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक कमांड होता है। एक हॉरिजॉन्टल चार्ट होता है जिसको लेफ्ट टू राइट फ्लो बोलते हैं, और एक सर्कुलर चार्ट होता है, यानी रोल को गोल गोल घुमा दिया जाता है, समझे।
अब ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल की बात करें तो ये एक गाइड बुक होता है जो बताता है कि गोल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीड्यूर्स क्या हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। फिर उसके बाद इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं मैनुअल की। तो कन्फ्यूजन क्लियर होगा, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, ट्रेनिंग के लिए बहुत परफेक्ट है हमारा मैनुअल, राइट, क्योंकि कन्फ्यूजन किसी तरह का रहेगा नहीं, राइट, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ट्रेनिंग गाइड के रूप में काम करेगा। लेकिन कॉन्स क्या है, कभी कभी रिजिड हो जाता है और इनकम्प्लीट फील होता है। अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर क्या होता है, यह एक टीम का वाइब होता है, टाइप समझते हैं, मतलब इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ सोशियो फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट फ्रॉम वैल्यूज़, बिलीफ एंड बिहेवियर। इसके टाइप्स की बात करें तो क्लैन का मतलब कि फैमिली लाइक, सब मिलजुल कर काम करते हैं, राइट, जिसको कोलैबोरेटिव बोलते हैं, क्लैन कहा जाता है। ये कल्चर का एक पार्ट है, एक टाइप है। फिर आता है हमारा एडोक्रेसी का मतलब कि नए आइडिया, इनोवेशन का घर। फिर आता है मार्केट का मतलब कि कॉम्पिटिटर की तरह स्पीड से काम होता है। फिर आता है हायरार्की में प्रॉपर रूल्स और कंट्रोल वाला सेटअप होता है। यदि हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सिंपल सा फंडा है, अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम ऑर्डर देने का हमारे पास पावर है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि काम पूरा करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अथॉरिटी के 5 सोर्सेज होते हैं, लेजिटिमेट, कोएर्सिव, रिवार्ड, एक्सपर्टाइज और रेफरेंट पावर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग जो कि पर्सनल टास्क कंप्लीट करो, और एक होता है अल्टीमेट यानी मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमारे पास पावर है कि हम ऑर्डर दे सकते हैं। 5 तरह के होते हैं, लेजिटिमेट, रिवार्ड, कोएर्सिव, एक्सपर्टाइज और रेफरेंट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि काम पूरी जिम्मेदारी से करना, जिसमें ऑपरेटिंग होता है कि पर्सनल टास्क कंप्लीट करना, और अल्टीमेट होता है कि मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं की इशूज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखिए, टर्नओवर हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये सब के सब इशूज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन के चेंज की थोड़ा बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन आस्पेक्ट में कुछ चेंज आना, इसी को डेफिनेशन कहा गया है। इसके 2 तरह के होते हैं, डेवलपमेंटल यानी प्रोसेस को इम्प्रूव करो, ट्रांजिशन यानी हम नए स्टेट में मूव कर जाएँ, मतलब चेंज होना, चेंज ऐसे भी आ सकता है। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कि शिफ्ट होना, फंडामेंटल शिफ्ट हो जाना, कल्चरल और ऑपरेशनल शिफ्ट, राइट। तो ये चेंज हो गया। चेंज मतलब कि हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट में कुछ बदलाव आ रही हैं, या तो डेवलपमेंटल चेंज आएगा जिससे हमारा प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, ट्रांजिशन चेंज आएगा, हम नए स्टेट में चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आएगा यानी जो हमारा कल्चरल या ऑपरेशनल शिफ्ट है फंडामेंटल बेसिस पे वो चेंज हो रहा है। चेंज को मैनेजमेंट करने के लिए क्या रूल है कि सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी होना चाहिए चेंज को, ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए। एक आता है लुइस का मॉडल, जिसमें कहता है पहले अनफ्रीज करो, फिर चेंज करो, फिर रिफ्रीज करो, पहले अनफ्रीज कर दो, फिर चेंज लाओ, फिर रिफ्रीज करो, इसको बोलते हैं लुइस मॉडल। फिर आता है हमारा मैकेंजी 7S, उसमें स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 7S। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा 7S नहीं है। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ, स्किल। क्वार्टर्स का स्टेप्स मॉडल आता है जो कि बोलता है कि चेंज को फेज करो विथ फोकस ऑन पीपल। फिर एक आता है नज थ्योरी यानी स्मॉल नज फॉर एक्सेप्टेंस, राइट। ये 4 थ्योरी अभी मैंने आपको बताया, चेंज लाने का अप्रोच। फिर एक आता है एडकार्ड मॉडल, एडकार्ड का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, डिज़ायर, नॉलेज, एबिलिटी और इन्फोर्समेंट, और ये ऑर्डर में ही होता है, इसीलिए नाम रखा गया है एडकार्ड मॉडल। फिर ट्रांजिशन मॉडल की बात करें तो पहला आता है ब्रिज मॉडल, एंड, लेट गो, न्यूट्रल जोन एंड न्यू बिगनिंग। फिर एक आता है कवलर रॉस 5 स्टेजेस, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। इसको रॉस का 5 स्टेज कहा जाता है। फिर बात करें हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब ही है, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। सबसे अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो क्या करें, तो सबसे पहले कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट का स्टेजेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक कॉन्फ्लिक्ट के स्टेजेस होते हैं। और यदि कॉन्फ्लिक्ट आए तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर मत कीजिए, बैठकर इशू को एक्सप्लेन कीजिए, मीटिंग कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए और फिर फॉलोअप कीजिए। ईजी है, राइट। अब थोड़ा सा स्टाफिंग की बात कर लेते हैं। देखिए स्टाफिंग का मतलब है कि आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे लाना और उसे ट्रेन करना। लोकेट, एनालाइज, प्लेस, कल्टिवेट एंड रिव्यू पर्सनल। इसके अंदर मैन पावर को प्लान किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाएगी, कॉम्पेंसेशन दी जाएगी, यानी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफर, प्रमोशन, फिर मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, डिमांड एड्रेस करना, मोरल बूस्ट करना, ये सब के सब हमारे स्टाफिंग में आते हैं, राइट। तो नेचर क्या है स्टाफिंग का, इंडिविजुअल फोकस्ड होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करेगा, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे। हाँ, इसके फैसेट की बात करते हैं। स्टाफिंग का मतलब है राइट पर्सन को राइट जॉब पे लाना। सबसे पहला आता है इसमें रिक्रूटमेंट, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी राइट कैंडिडेट अट्रैक्ट करना। फिर आता है सिलेक्शन, यानी जो फिट नहीं है उनको एलिमिनेट करना। फिर आता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को और ज़्यादा स्किल बनाना। सिंपल है ना दोस्तों, चीज़ों को समझना।
चलिए बहुत ही सिंपलेस्ट भाषा में समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग, क्यों जरूरी है स्टाफिंग। तो ये पांच चीज़ें समझिए। पहला कि कॉम्पिटेंट स्टाफ को आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ और सर्वाइव करना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना, और फिर आता है सेटिस्फैक्शन और मोरल को इंक्रीज करना। इन 5 कारणों से स्टाफिंग की आवश्यकता है। यदि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट के 10 आसान स्टेप होते हैं। नीड आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेटजी बनाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखो, एडवर्टाइज करो, एप्लीकेंट को रिक्रूट करो, स्क्रीन करो, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लो, इवैल्यूएट करो, बैकग्राउंड चेक करो, और फिर ऑफर लेटर भेजो और ऑनबोर्ड करो। ठीक है, समझ में आया। नीड आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेटजी बनाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखो, एडवर्टाइज करो, एप्लीकेंट को रिक्रूट करो, स्क्रीन करो, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लो, फिर इवैल्यूएट करो, बैकग्राउंड चेक करो, और फिर ऑफर लेटर भेजो और ऑनबोर्ड करो। राइट। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट, जो कि होता है हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ को प्रमोट करो। एक होता है कंटिजेंसी, जिसमें कहता है कि हायर होने के बाद फीस दो। फिर एक आता है स्टाफिंग एजेंसी, यानी एक्सटर्नल हेल्प ले लो। फिर आता है आउट प्लेसमेंट, जिसमें ले ऑफ को असिस्ट करता है। और रिवर्स होता है, यानी एक्सटर्नल कैंडिडेट को फिर जॉब के लिए लाओ। तो पहले इंटरनली सर्च करो और फिर पैसिव कैंडिडेट को टारगेट करो। इंटरनल, रिटेन, कंटिजेंसी, स्टाफिंग, आउट प्लेसमेंट, रिवर्स, ये सब टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल वाला एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए होता है, रिटेन में पार्शियल फी अपफ्रंट, कंटिजेंसी में पे अपॉन हायर। मतलब कंटिजेंसी का मतलब क्या हुआ कि हायर होने के बाद फीस दो। इंटरनल मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग स्टाफ को प्रमोट करना, है ना। स्टाफिंग का मतलब कि एक्सटर्नल हेल्प ले लो, किसी और का हेल्प ले लो। आउट प्लेसमेंट यानी कि ले ऑफ का असिस्ट करना। अब देखिए रिक्रूटमेंट के टिप्स क्या है। इन रिक्रूटमेंट के टिप्स ये हैं कि पहले इंटरनली सर्च करना और फिर पैसिव कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, वही कर रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन के स्टेप को समझते हैं। पहले क्या करना होता है, क्विक इंटरव्यू लेना होता है। यहाँ देखिए, पहले हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन को रिव्यू करना, टेस्ट कंडक्ट करना, फॉर्मल इंटरव्यू लेना, उसके बाद रेफरेंस चेक करना, किसके कौन रेफरेंस है, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करना, और फाइनली सिलेक्शन अपॉइंटमेंट करना। ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को और बेहतरीन बनाना। राइट। इसका बेनिफिट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मोरल हाई होता है, सुपरविजन कम लगता है। फिर इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब कि काम करते करते सीखना, ऑफ द जॉब मतलब कि स्पेशल कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग। अब देखिए इसमें रिटेंशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आप बात करते हैं स्टाफ को रिटेन करने की, ये स्टेप काम आते हैं। पहला होता है कि आप राइट टैलेंट को हायर कीजिए। फिर आता है कि आप सोशलाइजिंग बात करें तो इसका मतलब होता है स्टाफ को, आप बात करते हैं स्टाफ को रिटेन करने की। तो स्टाफ को रिटेन करने की तो कुछ स्टेप काम में आते हैं, जैसे कि आप राइट टैलेंट को हायर कीजिए, सोशलाइजिंग इंकरेज कीजिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग दीजिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट सुपरविजन रखिए। फिर आता है कि स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड और सब सिस्टम अप्रोच होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए हमारा स्ट्रेटजी, यानी डेटा ड्रिवन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड वर्क, बेंच मार्किंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इंटरनल बेंच मार्किंग, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एज फार एज रिटेंशन एंड डेवलपमेंट इज़ कंसर्न। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नॉलेज मैनेजमेंट की। लेट्स टॉक अबाउट दिस नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है नॉलेज क्रिएट करना, शेयर करना और यूज करना, क्रिएटिंग, शेयरिंग एंड यूटिलाइजिंग। इसके बेनिफिट्स की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनोवेशन बढ़ाता है ये। राइट, ये देख सकते हैं आप, इनोवेशन बढ़ाता है। उसके बाद काम जल्दी होता है, क्रिएटिविटी इंप्रूव करता है और एक्सपीरियंस का बेस्ट यूज होता है। सिंपल टर्म्स में अपने आइडियाज़ और एक्सपर्टाइज का बेस्ट यूज करना। राइट, यही होता है नॉलेज मैनेजमेंट। अब देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है एम्प्लॉय के काम को पीरियडिकली रिव्यू करना। इसके टाइप्स की बात करें तो सेल्फ इवैल्यूएशन यानी खुद अपना एनालिसिस करो, पीयर असेसमेंट यानी कि कलीग का फीडबैक लेना, 360 डिग्री फीडबैक यानी हर तरफ से इनपुट लेना, चाहे वो बॉस हो, दोस्त हो या जूनियर्स हो। नेगोशिएटेड अप्रेजल मतलब कि डिस्कशन के थ्रू एग्रीमेंट बनाना।
एडवांटेज क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, कैरियर ग्रोथ में हेल्प मिलती है, मोटिवेशन बूस्ट होता है, और कैरियर ग्रोथ में हेल्प मिलती है, डिफिशेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो दिक्कत क्या क्या है ये, सबसे पहले बाइस है, यानी कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है, कंपैरिजन, एम्प्लॉय को कंपेयर करना गलत हो जाता है, जनरलाइजेशन, यानी कि ये स्टीरियोटाइपिंग जैसे बेस्ट एग्जांपल है, जनरलाइज कर देते हैं। फिर हार्श और लीनियंट रेटिंग होता है, लिमिटेड डेटा यूज करना गलत हो सकता है, रिसेंट या पहले का परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस होता है, राइट, इसको रिसेंसी और प्राइमरी बोलते हैं, फोकस ऑन रिसेंट एंड इनिशियल परफॉर्मेंस, राइट। तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है कुछ पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स हैं। पास्ट ओरिएंटेड मेथड में हमारा आता है रेटिंग स्केल, यानी नंबर यूज करके इवैल्यूएट करना। फिर आता है ट्रेड एनालिसिस, यानी येस और नो ट्रेड का चेकलिस्ट बनाना। फिर आता है फोर्स चॉइस, यानी ट्रू फॉल्स ऑप्शन वाला केस। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रेटिंग स्केल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे बिहेवियर बेस्ड फोकस होता है हमारा। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, जिसको हम लोग ACR ट्रेड बोलते हैं। पेन पोर्ट्रेट, यानी कि रिटर्न परफॉर्मेंस नैरेटिव बनाना। तो ये सब पास्ट ओरिएंटेड मेथड है, राइट। रेटिंग स्केल, ट्रेड एनालिसिस, फोर्स चॉइस, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटिकल इंसिडेंट, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, पेन पोर्ट्रेट। और हमारे कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि MBO होता है। MBO होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो गोल सेट करके मेजर करना। फिर असेसमेंट सेंटर आता है, यानी कि सिमुलेशन बेस्ड इवैल्यूएशन करना, सिमुलेटर और सिमुलेशन और इवैल्यूएटर्स। और एक आता है BARS, यानी बिहेवियरली बेस्ड बेंचमार्क, ठीक है। अब देखिए कि KRA क्या होता है, यानी क्रिटिकल आउटकम को डिफाइन कीजिए। आउटकम क्या क्या क्रिटिकल हो सकता है, परफॉर्मेंस होना चाहिए, डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, और फिर उसे इवैल्यूएट करना है हमें। HR डेवलपमेंट की बात करें तो HRD शॉर्ट में कहा जाता है। इसका मतलब है स्किल और मोरल इंप्रूव करना, है ना, इंप्रूव स्किल, ग्रोथ एंड मोरल। तो कैसे इंप्रूव करें, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से। जॉब शेडोइंग, यानी कि ऑब्जर्व करना, इसका मतलब होता है जॉब शेडोइंग, मतलब जॉब शेडोइंग ऑब्जर्व करना, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस डेवलपमेंट से, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। कॉम्प्लायंस ट्रेनिंग से, यानी रूल समझना। अब बात करते हैं कि जो जनरेशनल डाइवर्सिटी है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो अलग अलग जनरेशन को मैनेज करने के लिए क्या करें, तो हर किसी को इंडिविजुअल ट्रीट करो, ट्रीट एवरीवन एज इंडिविजुअल, ठीक है। डिफरेंस को सेलिब्रेट करो, ठीक है ना, रिव्यू बाइसेस, सेलिब्रेट डिफरेंसेस, इंडिविजुअल फोकस। तो एडवांटेज क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले क्या होता है कि अलग अलग जनरेशन को मैनेज करने के लिए क्या करें, ये करा है ना। तो सबसे पहले कि आप हर किसी को इंडिविजुअल ट्रीट करें, डिफरेंस को सेलिब्रेट करें। फ़ायदा क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर हो जाता है, और जो क्रॉस जनरेशनल मेंटरशिप है उसका बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और फाइनली जो है डाइवर्स ऑडियंस का इंसाइट मिलता है। तो ये सभी फ़ायदा हैं यदि हम जनरेशन डाइवर्सिटी को मैनेज करते हैं तो। क्योंकि ये देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हांस होता है, ऑडियंस का इंसाइट मिलता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, और क्रॉस जनरेशनल मेंटरशिप हमें मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। तो हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो नॉलेज मैनेजमेंट का तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया था कि इसका मतलब होता है इनोवेशन बढ़ता है, काम जल्दी होता है, क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, एक्सपीरियंस का बेस्ट यूज होता है। और मैंने आपको टाइप्स भी समझाए थे नॉलेज मैनेजमेंट के, एक होते हैं आपके एक बार देख लीजिए आप टाइप्स क्या क्या होते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के। नॉलेज मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि आई थिंक ये आगे है, ओके। तो नॉलेज मैनेजमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद अपना एनालिसिस करना, पीयर असेसमेंट, यस वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का पास्ट ओरिएंटेड मेथड हमने देखा, HRD देखा, और जनरेशनल डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाता है ये हमने देखा। अब बात करते हैं हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट, यहाँ से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है एम्प्लॉय मैनेजमेंट और यूनियन के रिलेशन को बैलेंस करना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट और यूनियन के रिलेशन को मैनेज करना। इसके 3 की एरिया होते हैं, एम्प्लॉय सुपरवाइजर के बीच टाई, हर रोज़ का कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। फिर आता है यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशन, यानी डिस्प्यूट सॉल्व करना और हार्मोनी मेंटेन करना। और तीसरा आता है एम्प्लॉयर यूनियन गवर्नमेंट लिंक, यानी कि पॉलिसीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। एम्प्लॉय सुपरवाइजर टाई, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन और एम्प्लॉयर यूनियन गवर्नमेंट लिंक। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज की। तो चेंज को इफेक्टिवली मैनेज करने के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रोसेस को समझो, यानी करंट सिस्टम का क्लियर पिक्चर लें। फिर उसके बाद ड्राइवर आइडेंटिफाई करना, यानी कि क्या चेंज चाहिए और क्यों चाहिए चेंज। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटजी बनाना, यानी कि क्लियर रोड मैप रेडी करें। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि टीम को क्लैरिटी एक्सप्लेन करें। और फिर जो ऑब्स्टिकल है उसे ओवरकम करना, यानी रेसिस्टेंस को स्मार्टली हैंडल करना। ये 5 स्टेप हैं, प्रोसेस समझना, ड्राइवर आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेटजी बनाना, कम्युनिकेशन करना और ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना।
तो ये 5 प्रोसेस होते हैं हमारे, 5 स्टेप्स होते हैं चेंज मैनेजमेंट को। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। डायरेक्टिंग का मतलब है गाइड करना, मोटिवेट करना और सुपरवाइज करना। गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सबसे पहले कंटिन्यूस होता है, उसके बाद गोल ओरिएंटेड होता है, एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस है कि काम शुरू होता है, टीम एफर्ट अलाइन होते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है और रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज होते हैं। तो ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंस है हमारे डायरेक्टिंग के। काम शुरू हुआ, टीम एफर्ट अलाइन हुआ, मोटिवेशन बढ़ा, दिखा ना मोटिवेट, और अडेप्ट टू चेंज यानी रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज होते हैं, मेंटेन हार्मोनी, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। डायरेक्टिंग के एलिमेंट की बात करें तो लीडरशिप यानी इंस्पायर करना, मोटिवेशन यानी इंकरेज करना, कम्युनिकेशन यानी कि क्लियर बात करना, सुपरविजन यानी कि गाइड करना। अब एक एक करके चारों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं लीडरशिप की। तो लीडरशिप का मतलब है टीम को इंस्पायर करना और ऑर्गेनाइज करना फॉर कॉमन गोल, राइट। वही होता है लीडरशिप का मतलब, टीम को इंस्पायर करना, ऑर्गेनाइज करना कॉमन गोल में। इसके लिए ट्रेड क्या है लीडर के? इन्फ्लुएंशियल होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, वो इनोवेशन को इनकरेज करता है, उसमें इंटीग्रिटी और डिसिसिवनेस होती है, और वो रेजिलिएंट होता है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेड तो समझ लिया हमने, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्शन इनिशिएट करता है, एफर्ट कोऑर्डिनेट करता है, टीम को मोटिवेट और ट्रस्ट बिल्ड करता है। देखिए वही सब पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। इनिशिएट एक्शन, ठीक है, देखिए इनिशिएट एक्शन, कोऑर्डिनेट एफर्ट, मोटिवेट, बैलेंस रिसोर्स, ये तो इंपॉर्टेंस होगी। इसका रोल क्या है? डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोक पर्सन, गोल इंटीग्रेशन, सभी में ट्रेनिंग इनका रोल होता है या लीडरशिप का रोल होता है। अब की क्वालिटीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटीज़ में विजनरी होगा, इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेटिव होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा, नॉलेजेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, ये सब के सब की क्वालिटीज़ होते हैं। इसके मॉडल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक होता है हमारा ये अथॉरिटेरियन लीडरशिप, मतलब कि यह लीडर सेंट्रिक होते हैं, लीडर सब कुछ कंट्रोल करता है यहाँ पे। तो इसके फ़ायदे क्या है कि डिसीजन तुरंत लिए जाते हैं और रोल्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि क्रिएटिविटी कम होती है, टीम स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि सारा डिसीजन एक ही आदमी ले रहा है ना, राइट। लीडर सेंट्रिक होता है, लीडर सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर एक होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसमें क्या होता है, ये टीम वर्क स्टाइल है जिसमें लीडर और टीम मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या है कि ट्रस्ट बढ़ता है और टीम स्ट्रांग बनती है। लेकिन नुकसान क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कभी डिसीजन अटक जाते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठें, आपको कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं हो। डेलीगेटिव लीडरशिप क्या होता है, मतलब एम्प्लॉय को फ्रीडम मिलती है डिसीजन लेने के लिए, राइट। इसका फ़ायदा क्या है, इनोवेशन और ग्रोथ होती है। नुकसान क्या है, नुकसान है कि कन्फ्यूजन और प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है। कभी कभी कन्फ्यूजन आता है, कभी कभी प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है डेलीगेटिव के कारण। तो एम्प्लॉय को फ्रीडम मिलती है डिसीजन लेने की, लेकिन इनोवेशन और ग्रोथ तो होती है, लेकिन कन्फ्यूजन और प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शनल रिलेशन लीडरशिप की। तो देखिए ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का फोकस कहाँ होता है, रिवार्ड और पनिशमेंट पे। इसका फ़ायदा क्या है कि गोल क्लियर होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म गेंस मिलते हैं हमें, ये दो फ़ायदा है, क्लियर गोल और शॉर्ट टर्म गेंस। लेकिन इसका कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है कि सिस्टम रिजिड होता है, राइट। फिर उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती है। फिर एक आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा ये विज़न और मोटिवेशन पे फोकस करता है। इसका फोकस कहाँ होता है, मोटिवेशन पे, विज़न पे। इसका फ़ायदा क्या है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लॉयल्टी बनती है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि स्लो डिसीजन मेकिंग, बर्न आउट का रिस्क, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में विजन और मोटिवेशन पे फोकस होता है, ट्रांजैक्शन में फोकस होता है रिवार्ड और पनिशमेंट पे। ये देखिए वर्ड को समझिए, ट्रांजैक्शन है, रिवार्ड और पनिशमेंट। ट्रांसफॉर्मेशनल है तो यहाँ पे मोटिवेशन और गोल पे फोकस होगा, विजन पे फोकस होगा। डेलीगेटिव है मतलब हमने डेलीगेट कर दिया, यानी एम्प्लॉय को फ्रीडम मिलता है डिसीजन लेने के लिए। मतलब हमने टास्क को डेलीगेट किया ना, तो हमने एम्प्लॉय को दे दिया कि लो जाओ तुम डिसीजन लो। तो वही होता है हमारा डेलीगेशन, राइट। तो ये पांच तरह के जो हमारे लीडरशिप के मॉडल्स हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बात किए जाए मोटिवेशन की। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन की बात करें तो वो ड्राइव है जो हमें काम करने के लिए पुश करता है। इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक, ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल रिवार्ड जो हमसे बाहर है ना। एक होता है इंट्रिंसिक जो कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एक्शन इंस्पायर करना, वेलबींग फॉस्टर करना, रिस्क को अवॉइड करना, ये सब इसके यूजेज हैं। और उसके बाद यदि हम थ्योरीज़ की बात करें, सबसे पहला थ्योरी आता है हमारा एल्डरफर अर्ग थ्योरी। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं,
तो बेसिक नीड्स, सोशल टाइज और पर्सनल ग्रोथ, इस पर फोकस होता है। 3 चीज़ों पे फोकस होता है। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, बेसिक नीड, सोशल टाइज और पर्सनल ग्रोथ एल्डर फॉर अर्थ थ्योरी करता है। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मतलब कि बेसिक नीड, रिलेटेडनेस मतलब कि सोशल टाइज और ग्रोथ मतलब कि पर्सनल डेवलपमेंट। फिर एक आता है हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ये कहता है कि कुछ हमारे मोटिवेटर्स होते हैं जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, और कुछ हाइजीन होते हैं जो कि नहीं रहेंगे तो डिमोटिवेट कर देंगे, जैसे कि पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप, कंडीशन, पे। फिर आता है हमारा मैकलेलैंड नीड्स थ्योरी। ये कहता है कि एन पावर एन एक पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, राइट। तो ये कहता है पावर मतलब कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, सोशल हार्मोनी एफिलिएशन को कहलाता है, और अचीवमेंट यानी कि अचीवमेंट फोकस होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। फिर एक आता है पॉटर्स एंड लॉयर मोटिवेशन थ्योरी। तो ये क्या करता है, इसके कोर है परफॉर्मेंस, रिवार्ड, सेटिस्फैक्शन। परफॉर्मेंस कीजिएगा तो रिवार्ड मिलेगा, फिर सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। तो रिवार्ड जो है मोटिवेशन को ड्राइव करता है, राइट। ये करना है हमारा पॉटर्स एंड लॉयर मोटिवेशन का। फिर एक आता है एडम्स थ्योरी। एडम्स में क्या होता है कि हमारा इनपुट वर्सेस आउटपुट देखा जाता है, कितना फेयर है। इनपुट मतलब कि हम एफर्ट लगा रहे हैं, आउटपुट मतलब कि हमें रिवार्ड मिल रहा है। जैसे आप अभी इनपुट कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा CIV का, और राइट, तो वो एक तरह का आपका आउटपुट होगा, उसमें कितना फेयरनेस है। तो यदि इनइक्विटी होगा तो बैलेंस रिस्टोरेशन आएगा। तो अब आता है वेरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसमें अंदर कहा जाता है M=B/I/E। अब B क्या है, I क्या है, E क्या है। तो इसमें देखिए B होता है बैलेंस यानी कि वैल्यू ऑफ रिवार्ड, I होता है हमारा एक्सपेक्टेंसी, I होता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी यानी रिजल्ट, और एक होता है E मतलब एक्सपेक्टेंसी यानी एफर्ट, ठीक है। एक होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि चॉइसेस पे कंट्रोल करना मोटिवेशन को बूस्ट करता है, और इसका फोकस जो है कहाँ पे है, इंट्रिंसिक ड्राइव पे है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स को। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का रोल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, राइट। तो होता क्या है कि आप सिंबल के माध्यम से मीनिंग को शेयर कर रहे हैं। इसका मॉडल 2 तरह का है, लीनियर हो सकता है या डायनेमिक हो सकता है। लीनियर का मतलब कि सिंपल और क्लियर फ्लो होगा, यानी सोर्स से रिसीवर को जाएगा, और डायनेमिक का मतलब कि इंटरेक्शन होंगे, स्किल इंप्रूव होता है प्रैक्टिस के माध्यम से। कोर प्रिंसिपल की बात करें तो इरिवर्सिबल है, यानी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट परसिस्ट करता है। एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। एथिक्स आपके कल्चर को बिल्ड करेगा, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। जब तक एथिक्स नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना स्वाभाविक ही है, राइट। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज फार एज कोर प्रिंसिपल इज कंसर्न रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल, नॉन ह्यूमन के साथ, साइन ओरल फॉर्मेट में। इंटर पर्सनल यानी 2 पर्सन के बीच में एक्सचेंज, ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। इंट्रा पर्सनल, देखो एक चीज़ होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है। तो 2 पर्सन के बीच, जैसे आप दो अपने अंदर सेल्फ डायलॉग हो गया, ये इंट्रा पर्सनल हो गया। एक पर्सन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल यानी टीम बेस्ड, मास मीडिया बेस्ड, है ना। तो ये कम्युनिकेशन के लेवल हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल, इंटर पर्सनल, इंट्रा पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, मास। आप बुक में देखने जाएंगे दोस्तों, आपको बहुत ही यही चीज़ जो मैं अभी आपको एक पेज के अंदर दिखा रहा हूँ ना, ये 2 पेजेस के अंदर कवर्ड है, और मैंने आपके लिए इसको सिंपलेस्ट भाषा में, सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। अगला कंसेप्ट है कि हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला आता है कि काम को एग्जीक्यूट करना, लिखा है ना, एग्जीक्यूट रोल। उसके बाद इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी लाना, उसके बाद पॉलिसी को इन्फोर्स करना और रिलेशनशिप इंप्रूव करना, है ना। और फाइनली आता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल। तो आज के ट्रेंड क्या है, मॉडर्न ट्रेंड की बात करें तो मॉडर्न ट्रेंड ये है कि आज के टाइम में ब्रेविटी और क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आज के समय में ब्रेविटी और क्लैरिटी, जेन एक्स और वाई वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, कंसाइज कम्युनिकेशन, बूमर जो होते हैं उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस पे जोर दिया जाता है। देखिए 2-3 चीज़ होते हैं यहाँ पे, 3 जनरेशन की बात की जा रही है। एक तो ट्रेडिशनलिस्ट जो कि लॉयल्टी और इंटरपर्सनल फोकस होता है, एक होता है बूमर जिनके वर्क लाइफ बैलेंस इंफेसिस रहती है, और जेन एक्स और वाई के लिए वर्क लाइफ इंटीग्रेशन और कंसाइज कम्युनिकेशन, मतलब कम से कम एकदम सिंपल भाषा में बात करना, ठीक है। सुपरविजन का क्या मतलब है, सुपरविजन का मतलब होता है कि किसी टीम को गाइड और कंट्रोल करना ताकि गोल अचीव हो। और इसके रोल की बात करें तो यह मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का लिंक होता है सुपरविजन। यदि कोई इफेक्टिव सुपरविजन की बात करें, इफेक्टिव सुपरवाइजर है, उनके कुछ ट्रेट होते हैं। पहला ट्रेट है कि वो लीडरशिप होगा, उसका एम्पैथी होगा, यानी पुटिंग वन सेल्फ इन समवन शूज, मतलब दूसरे की तरह से सोचना। फिर आता है कि ऑनेस्ट होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा उसका, तो उसके में बैलेंस होगा, क्लोज सुपरविजन और जनरल सुपरविजन के बीच में बैलेंस होगा। इसका कोहेजन होगा, सपोर्टिव टीम बिल्ड करेगा, रैपॉर्ट होगा, यानी अपने सुपीरियर के साथ ओपन कम्युनिकेशन होगा इसका सुपरवाइजर का। फिर ट्रेड में एम्पैथी, ऑनेस्टी, टैक्ट, कम्युनिकेशन, टेक्निकल, ह्यूमन रिलेशन, कंसेप्चुअल, सबका सब नॉलेज होना। लीडरशिप यानी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे।
अब देखिए इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए क्लियर टास्क ऑर्डर, मोटिवेशन और हार्मोनी क्रिएट करना। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है ना कि टास्क ऑर्डर क्लियर होना चाहिए और हार्मोनी क्रिएट करना और रिसोर्सेज का प्रॉपर मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइज करना, रिसोर्सेज को मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज करना, मोटिवेशन, डिसिप्लिन और हार्मोनी फॉस्टर करना। थोड़ा सा कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। कंट्रोलिंग का काम है इंश्योर करना कि जो प्लान बनाए गए हैं, राइट, तो जो भी ये इंश्योर करता है कि जो भी प्लान बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, जो भी हमने प्लान बनाया है काम उनके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंट्रोलिंग देखता है, राइट। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, डेटा कलेक्ट कीजिए, बेंचमार्क कंपेयर कीजिए, डेविएशन को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर करेक्टिव एक्शन लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक्शन को गोल से अलाइन करेगा, एफिशिएंसी इंश्योर करेगा, डिसिप्लिन और मोरल इंश्योर करेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द एडवांटेज, तो गोल अचीव करना और एरर मिनिमाइज करना इसका मेन गोल है। फिर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना और डिसिप्लिन बनाए रखना, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सुपरविजन को बूस्ट करना, ठीक है, ये सब के सब इसके फ़ायदे हैं। गोल अचीव करना, एरर मिनिमाइज करना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, स्टैंडर्ड वैलिडेट करना। लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन होता है कि कॉस्ट हाई होता है, रिजिड होता है, रिजिड रूल से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है, ठीक है, ओवर रिलायंस जो है हमारी सुपरविजन को हार्म करता है, राइट, तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंट्रोल मैनेजमेंट, देखिए कंट्रोल मैनेजमेंट के टाइप्स की बात करें तो एक होता है फीडबैक कंट्रोल, यानी काम होने के बाद एनालिसिस और करेक्टिव एक्शन लेना। हमने काम कर लिया, हम उसे एनालाइज करेंगे, हम करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि कुछ गलतियां हो तो रिपीट ना हो, इसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक कंट्रोल। एक होता है प्रोएक्टिव कंट्रोल। प्रोएक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को होने से पहले ही प्रेडिक्ट करना और प्रिवेंट करना। और एक होता है कंकरेंट कंट्रोल, यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग और तुरंत करेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। तो तीन तरह के कंट्रोल होते हैं, फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल और कंकरेंट कंट्रोल। आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए तीनों में, ठीक है। फीडबैक मतलब कि बाद में करेक्टिव एक्शन लिया गया। कंट्रोल के प्रोसेस की बात करें तो देखिए तो यहाँ पे कंट्रोल के प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट कीजिए, देखिए लिखा गया है स्टैंडर्ड सेट कीजिए, फिर आप स्टैंडर्ड के साथ रिजल्ट को कंपेयर कीजिए, फिर जो डेविएशन है उसको एनालाइज करके करेक्टिव एक्शन लीजिए और फिर इन एक्शन की इफेक्टिवनेस मॉनिटर करना, राइट, स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, स्टैंडर्ड के साथ रिजल्ट को कंपेयर करना और जो डेविएशन आ रहा है ना उसको एनालाइज करना और करेक्टिव एक्शन लेना। सो दीज आर द स्टेप्स। प्लानिंग और कंट्रोल में क्या रिलेशनशिप होता है, तो प्लानिंग डायरेक्शन सेट करता है, कंट्रोल इंश्योर करता है कि उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। प्लानिंग सेट डायरेक्शन, कंट्रोल इंश्योर दैट एग्जीक्यूशन एंड अलाइनमेंट। अब देखिए फीडबैक लूप से कंट्रोल डेटा फ्यूचर प्लानिंग को और बेटर बनाता है, ठीक है ना। तो फीडबैक लूप का यूज़ करके कंट्रोल डेटा जो है फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर बनाता है। तो इसमें की पॉइंट्स याद रखिए, बिना कंट्रोल प्लान फेल करेगा और विदाउट प्लानिंग कंट्रोल का कोई गोल नहीं होगा। फिर बजटरी कंट्रोल की बात करें तो बजटरी कंट्रोल एक ट्रेडिशनल मेथड है जो प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है, प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को। हमने क्या प्लानिंग की थी इसका स्टेप देखिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिपार्टमेंटल टारगेट में डिवाइड किया जाता है। हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमें डिपार्टमेंट में डिवाइड किया टारगेट को। फिर हम क्या करते हैं कि जो रिजल्ट एक्चुअल आया उसको बजट के साथ कंपेयर करते हैं और जो डेविएशन आता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसे करेक्ट करते हैं। अब बजट में कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैपिटल बजट, मटेरियल बजट, ये अलग अलग तरह के बजट होते हैं। ये तो ट्रेडिशनल तरीका था ना बजटिंग टेक्निक। अब मॉडर्न टेक्निक क्या है, तो मॉडर्न टेक्निक का कंट्रोल का वो है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल इंटू सेल बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इसको इंप्रूव करने के तरीके क्या हैं कि आप अपने सेल्स बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट से फास्टर, इंक्रीज सेल फास्टर देन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कम करो और सेल्स को स्टेबल रखो, राइट। दूसरा तरीका है आप इन्वेस्टमेंट कम करो, सिंपल सी बात है। आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नेट इनकम अपॉन सेल्स, और क्या लिखा है, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी बात है, यदि ये बढ़ेगा और इसके कंपैरिजन में तो ये हमारा टोटल रेशियो बढ़ेगा तो हमारा ROI नहीं बढ़ेगा, हाँ। और फिर और क्या तरीका है, इन्वेस्टमेंट घटाओ, सेल्स को उतना ही रखो। एक और तरीका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट रखा गया है ना, आप सेल्स को उतना ही रखिए और इन्वेस्टमेंट को कम कीजिए तो भी आपका ROI बढ़ेगा। तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो का मतलब रेशियो के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो सब कैसे आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, तो मतलब कि अकाउंटिंग असाइन होती है आइडियल फॉर लार्ज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत आइडियल होता है, ठीक है। इसमें अकाउंटेबिलिटी असाइन होती है, कौन अकाउंटेबल है किसके लिए। अब एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी क्या होता है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी असाइन होती है आइडियल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेंटर की बात करें तो एक रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर आते हैं। PERT और CPM में क्या अंतर है, PERT का मतलब होता है टास्क को प्लान और शेड्यूल करता है,
CPM क्या करता है कि क्रिटिकल टास्क को आइडेंटिफाई करेगा टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। फिर गोल क्या होता है, गोल का मतलब कि प्रोजेक्ट टाइम और कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यही होता है ना कि आपका जो प्रोजेक्ट टाइम है, आपका जो कॉस्ट है उसको कम से कम रखें। पर्ट मतलब कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक बोला जाता है इसको, और क्रिटिकल पार्ट मेथड को आप CPM कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक को टास्क को हम प्लान करेंगे और शेड्यूल करेंगे, और CPM के अंदर जो क्रिटिकल टास्क है वो आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो इसमें दो काम है इन दोनों का कि प्रोजेक्ट के टाइम को कम करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। और फिर एडवांटेज क्या है कंट्रोलिंग का, तो गोल अचीव करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग, है ना। उसके बाद हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज होता है, उसके बाद हमारे मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन बूस्ट करता है। लेकिन लिमिटेशन की बात की जाए तो हाई कॉस्ट होना कॉस्टली हो जाता है, कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है स्मॉल फर्म के लिए। फिर एक्सटर्नल और क्वालिटेटिव फैक्टर हैंडल करना टफ हो जाता है। उसके बाद रिजिड रूल और एम्प्लॉय रेजिस्टेंट हिंडर कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों कंट्रोलिंग के लिए बिना प्लानिंग अधूरी है और प्लान इंप्लीमेंट होते नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। उसके बाद दोस्तों पर्ट और CPM के बारे में हमने बात की अभी हमने बात की है पर्ट CPM के बारे में। तो देखिए पर्ट और CPM का फोकस होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन को प्लान टाइम के अंदर कर लिया जाए। एक होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो इसका पर्पज़ है कि डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करें टाइमली और एक्यूरेट डेटा के साथ, है ना। इसके कंपोनेंट की बात करें तो डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, आप गैदर कीजिए, फिर डेटा को मैनेज कीजिए, यानी ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, ये सब हमारे मैनेजमेंट का पार्ट होता है। कलेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, और एक होता है मैनेजमेंट ऑडिट, यानी कि आप इवैल्यूएट कीजिए मैनेजमेंट का यूज ऑफ रिसोर्स क्या है और ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है। दो तरह के मैनेजमेंट ऑडिट होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, जिसके अंदर रेगुलर और ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है, और एक होता है मैनेजमेंट ऑडिट, टिपिकली 2 से 3 साल पे मैनेजमेंट ऑडिट होता है, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल टेक्निक कौन सा सेलेक्ट किया जाए, क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखनी है, बताइए। सबसे पहला फैक्टर है हमारा ज्योग्राफिक स्कोप, फिर मैनेजमेंट फिलॉसफी, कंट्रोल गोल, मेथड एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट, इंडस्ट्री पैटर्न, पर्सनल रिक्वायरमेंट, टाइम स्पेंड, रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। ये सब के सब फैक्टर हमें ध्यान में रखनी होती है। कंट्रोल टेक्निक और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो देखिए पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, यानी HR और IT सिस्टम को अलाइन कीजिए। जॉब रोल को डिफाइन करना, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग। मैनेजमेंट का कंट्रोल की बात करें तो कमिटीज़ बनाई गई हैं ताकि हम एरर को रोक सकें, फ्रॉड को रोक सकें IT सिस्टम में, ये तो मैनेजमेंट कंट्रोल हो गया। फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या होता है, यानी कि फाइनेंशियल पावर को डिलीगेट करना, यानी कि क्लियर फाइनेंशियल अथॉरिटी दीजिए कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल अथॉरिटी। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन, यानी सिस्टम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कीजिए वेरीफाइड पर्सनल को। बजटरी कंट्रोल, यानी फाइनेंशियल और टाइम लिमिट सेट कीजिए। डुअल कंट्रोल, एंश्योर कीजिए कि 2 एम्प्लॉय हैं जो कि सेंसिटिव डेटा और एसेट को वेरीफाई करें। सेफ कीपिंग, यानी क्रिटिकल डेटा को सिक्योर कीजिए। और फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, यानी रोटेट रोल टू रिड्यूस फ्रॉड रिस्क को कम करने के लिए रोल को रोटेट करते रहिए। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ मीन। तो देखिए इसमें आता है हमारा मॉनिटरिंग, यानी स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना वो मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन्वायरमेंट को। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, यानी कि सिक्योर फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डेटाबेस एक्सेस। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये एम्प्लॉय आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालिए ताकि हैकिंग और मालवेयर को रोका जा सके। एक होता है SDLC, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज कीजिए प्रोसेस को ताकि IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सके। एक होता है BCP, यानी बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस, यानी बैकअप मेंटेन कीजिए, रिकवरी प्लान मेंटेन कीजिए ताकि ऑपरेशनल कंटिन्यूटी रहे, ऑपरेशनल कोई डिफिशियंसी ना आए। फिर आता है एप्लीकेशन कंट्रोल टेक्निक, जो हमारे रिस्ट्रिक्ट कीजिए अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन को, एक्सेस को। फिर एप्लीकेशन को देखिए SAP के थ्रू, SAP पिछले बार पूछा गया था SAP क्या होता है, और क्विक बुक के थ्रू। एक होता है ITGC, यानी IT जनरल कंट्रोल, इसका पर्पज़ होता है रिलायबल सिस्टम इंश्योर करना। हमारा सिस्टम रिलायबल होना चाहिए जो कि फंक्शनैलिटी और आउटपुट को इम्प्रूव करेगा। एक होता है हमारा इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यानी कंट्रोल को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ अलाइन करना। चेंज मैनेजमेंट, यानी कि इसका मतलब होता है कि बिजनेस रिलेवेंट सिस्टम चेंजेस को ही अप्रूव करें। सोर्स कोड वर्जन कंट्रोल, यानी कि ओरिजिनल प्रोग्राम को अनऑथराइज चेंजेस से प्रोटेक्ट करना। लॉजिकल एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस लेवल को डिफाइन कीजिए जॉब के रोल के बेसिस पे। फिर आता है इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम मैनेजमेंट, मतलब कि एरर को आइडेंटिफाई कीजिए और जो हमारा रूट कॉजेज है उसको रिजॉल्व करना। टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप यूज़र सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिए। डिजास्टर रिकवरी, इम्प्लीमेंट कीजिए बैकअप और रिकवरी मेजर रिस्क मिटिगेशन के लिए। फिजिकल सिक्योरिटी, IT एसेट को सेफगार्ड करना एनवायरमेंटल और फिजिकल थ्रेट से। IT एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करें
तो इसका फोकस होता है ऑटोमेट करना ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी को इनपुट से लेकर आउटपुट तक। कॉम्पिटेंसी चेक सबसे बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉड्यूल ए का कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इसको एक बार और देख लीजिए, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब दोस्तों SAP सवाल पूछा गया था पिछली बार, प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, फिर हमारा कंट्रोल किस किस तरह का होता है, फीडबैक कंट्रोल मैंने आपको बताया, प्रोएक्टिव कंट्रोल बताया, प्रिवेंटिव कंट्रोल बताया। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो वंस मोर। PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स से जुड़ सकते हैं। कैप्सूल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी प्रकार से मैं आपको मॉड्यूल बी का भी कोई रिवीजन सेशन लाऊंगा। धन्यवाद।